हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ आदि एग्जामों के लिए जो सामान्य ज्ञान आनी है उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दोस्तों, और भी सामान्य ज्ञान के साथ साथ हिंदी जैसे प्रैक्टिस सेट की भी जो सीरीज चल रही है तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम टोटल 38 प्रश्न लेंगे। कितने प्रश्न लेंगे दोस्तों? टोटल आज की इस वीडियो में हम 38 प्रश्न लेंगे और उसके साथ साथ जो इसके अन्य जानकारियां भी होंगी वो भी हम बताते चलेंगे। तो वीडियो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, जो इस बार का जो सूचकांक वैश्विक सूचकांक जारी हुआ है इसमें 2023 में 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। जबकि इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस बार 2023 में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है इसमें कुल 132 देशों में भाग लिया है। 132 देशों ने भाग लिया है। जबकि 2022 में जो हुआ था, 2022 में उसमें जो है, उसमें जो है कि 40वें स्थान पर था, उसमें भी 40वें स्थान पर था। और इसमें जो है भारत 40वें स्थान पर था। और लगातार 13 वर्षों से स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर आ रहा है। अगला दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू जो है बाल संग्रह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में है इसका सही जवाब। और ये कब हुआ था? ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। संग्रहालय जो है मोतीलाल नेहरू संग्रहालय, इसकी जो है 1900 कब हुई थी? 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? सीतापुर, ललितपुर, हरदोई या फिर लखीमपुर खीरी? तो इसका सही जवाब आप सब जानते होंगे। दोस्तों, 2011 की जो जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 किलोमीटर, यानी कि 7680 वर्ग किलोमीटर जो है ये लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। जबकि छोटा, सबसे छोटा पूछता है तो दोस्तों सबसे छोटा कौन सा होगा? ये हापुड़ होगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हापुड़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जिला। नेक्स्ट दोस्तों, अक्टूबर 2023 में 27वीं जो है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है आयोजन प्राग में जो है हुआ था। और 27वीं सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन चेक गणराज्य में इसका किया गया। तो इसका जो मुख्य विषय था या यानी कि थीम थीम था प्राग 2023, प्राग 2023। और इसकी 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन इसका जो है थीम थी। और इसका केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रतिनिधित्व इसका किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? श्रावस्ती, बिठूर या कल्पी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिठूर में स्थित है। कहाँ पर? बिठूर में। बिठूर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसमें पूछा है कौन सी है? तो ऑप्शन ए है अनाई मुंडी या फिर दोडो बेटा या फिर अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी या फिर अनामुडी होता है। अनाईमुड़ी या फिर ऑप्शन ए होगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695। कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर। मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यह केरल में स्थित है और इसके पश्चिमी घाट का भाग है। नेक्स्ट दोस्तों, नवंबर 2023 में भारतीय मूल के स्वास्थ्य कार्यकर्ती थनेलिमिची को किस देश के लिए सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है कनाडा, सी है सिंगापुर और डी है ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये सिंगापुर के सबसे बड़े जो है, सिंगापुर यानी कि ऑप्शन सी, सबसे बड़े जो है श्रमिक समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। और यह इस पद पर मैरी ल्यून का स्थान ली ली हैं। नेक्स्ट दोस्तों,
उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक नहर कौन सी है सबसे लंबी? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या फिर केन नहर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य में हुआ था। यह बनारस उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत जो है और ये इसका जो है शारदा नहर, ये इसको काली या फिर महाकाली नदी से निकाली गई है ये नहर। और इसकी निचली जो गंगा नहर, ये निचली गंगा नहर इसको बताएं तो यह 1878 में निर्मित की गई थी और यह नहर नरौरा बुंदेलखंड नामक स्थान से गंगा नहर से निकाली गई है। केन बेतवा जो है ये केन बेतवा जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट दोस्तों 46वां क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? ये कहाँ की योजना थी? तो ये जो है मध्य प्रदेश की योजना थी। ये कहाँ की? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश की ये योजना थी। और ये विभिन्न आवास योजनाओं को आवास सुविधा का लाभ मिलने में छूट गए जो परिवारों को आवास जो है प्राप्त करना होता था इसमें मध्य प्रदेश में मुख्य लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों, बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई है? तो वैशाली में पूछ रहा है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली, कश्मीर, राजगया या फिर पाटलिपुत्र? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस जो है बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकंपस ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? राजगृह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल या फिर 1 किलो जूल, सॉरी 1 जूल प्रति कूलम या फिर 1 न्यूटन प्रति कूलम या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये 1 जूल कूलम। 1 जूल जो है प्रति कूलम जो है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और यदि हम आपको बता दें कि यदि विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसलिए 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, 1 कूलम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? 1 V बराबर मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है फ्रांस के संविधान से, डी है यूएसए के संविधान से। तो भारत का जो है संविधान उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा ऑप्शन? डी आपका सही हो जाएगा। जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट दोस्तों, जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक है? आपका ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा से आगरा, फिर है बी नोएडा से आगरा, सी है आगरा से प्रयागराज या फिर ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और यह 165.573 किलोमीटर, कितना? 165.5 जो है 37 किलोमीटर, सॉरी 37 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश को 2 शहरों ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा को जो है जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगस्त 2023 में चेन्नई अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 को किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया, डी जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 3 से 12 अगस्त 2023 के मध्य चेन्नई तमिलनाडु के बीच संपन्न हुई जो है हीरो
पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को पराजित कर कर यह रिकॉर्ड चौथी बार जीता है। टूर्नामेंट में भारत के मनदीप सिंह हीरो ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? आप फटाफट फिर से बताएं। ये दोस्तों भारत ने जीता है। भारत ने जीता है, किसको हराकर जीता है? ये मलेशिया को, और ये लगातार चौथी जीत है भारत की। नेक्स्ट दोस्तों, वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह जो है 52वां क्वेश्चन है। वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 12 से 19 जनवरी, फिर है 2 से 8 अक्टूबर, या फिर 21 से 29 जनवरी, या फिर जो है 7 से 15 नवंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वन्यजीव सप्ताह दोस्तों ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्यजीव का है तो 3 मार्च को वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, जबकि सप्ताह का है तो 3 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कंफ्यूजन ऊपर वाले प्रश्न नहीं होना है, लेना है। वन्यजीव सप्ताह का है तो 2 से 8 अक्टूबर होगा, जबकि विश्व जीव वन्य दिवस का है तो 3 मार्च को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरडॉक फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, ऑप्शन बी है। डॉक्टर देवव्रत मैती, ऑप्शन सी है आपका। डॉक्टर स्वाति नायक, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 53 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सितंबर 2023 में मुख्य खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक के द्वारा जो है ये नॉर्मन बोरिंग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति नायक। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन जो लाल रुधिर होता है उसकी जो है जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 80 दिन, 90 दिन, 120 या फिर 140 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 120 दिन तक होता है। कितना? 120 दिन। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। लाल रुधिर कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। कौन सा विटामिन इनमें से जो खाना बनाते समय अत्यधिक टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी यानी कि ऑप्शन सी, दोनों विटामिन सी जो है आपका जो है ये नष्ट हो जाता है अत्यधिक ताप के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ठुमरी गायिका जो है ये इनका जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी, अलीगढ़, सुल्तानपुर या फिर मथुरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। और ये संगीत के बनारस घराने से संबंधित हैं। इनका देहांत पूछता है तो 2017 में हुआ था। 2000 कब हुआ था? 2017 में इनका देहांत हो गया था गिरिजा देवी जी का। नेक्स्ट है दोस्तों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के यानी कि कौन से सिक्के हैं? रजत यानी चांदी होता है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमार गुप्त। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य जिनको कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने जारी किया था। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शक मुद्राओं के ही अनुसरण पर रजत मुद्राओं का उत्कृष्ट करवाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की जो है राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी ऑप्शन ए आपके सामने है वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी मदुरई, या ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है छठी सतावीं जो शताब्दी थी, छठी 7वीं शताब्दी में वातापी और चालुक्यों की राजधानी
क्या थी? वातापी थी। वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक जो है पुलकेशन पुलकेशिन प्रथम था। तो वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? बहुत हल्का सवाल है। रुपया, रुपया टका, या फिर रुपया, या फिर डॉलर। तो इसका सही जवाब क्या है? नेपाली रुपया। यह नेपाल की मुद्रा है। नेपाली रुपया जो है ये है नेपाल की मुद्रा है। वही दोस्तों हम आपको बताएं कि जो टका है, ये टका आपका ये बांग्लादेश का है। ठीक। यूएसए का जो है डॉलर है, और तिमोर है, तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है ये यूएसए का ही है। और यूपीआ जो है इंडोनेशिया का है। यूपीआ जो है ये इंडोनेशिया का, जबकि रुफिया मालदीव की मुद्रा है। और कुछ अन्य देश की बात करें तो जो रुपया है, मुद्रा कहाँ कहाँ की है? भारत की है, पाकिस्तान की, श्रीलंका की है, मासीराम की, और जो है सेलेस की है। इन सब जगहों की जो है रुपया मुद्रा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत माता के जो है प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? भारत माता की जो है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, ये पूछा आपसे। तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है आगरा, और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा वाराणसी। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण 1936 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में किया गया था। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। और कब इसका जो है स्थापना की गई थी, या निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण 1936 में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर पूछ रहा है कि है ये? तो ऑप्शन आपका है असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, या फिर गुजरात में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क तो दोस्तों सबसे पहले पूछता है, तो यह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यह असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? असम में स्थित है। असम में स्थित है, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संयुक्त व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर उपस्थित है? यह अवस्थित है वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, या फिर आगरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रथम दीनदयाल हस्त सकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। और प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को यह समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में शामिल राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? फिर से देखिए, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, या फिर आयरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक गणराज्य जो है राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची यूएसए के संविधान से, मूल अधिकार कनाडा से के संविधान से, जबकि संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? यह अनुच्छेद होगा दोस्तों 352। कौन सा होगा? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या फिर राष्ट्रीय आपात की घोषणा इसमें की जा सकती है। अब तक भारत में कुल 3 बार जो है अक्टूबर 1962 भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब, और दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में घोषित किया जा चुका है। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, या फिर ललितपुर। कहाँ पर जो है यूरेनियम पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब बुंदेलखंड जो ललितपुर है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। ऑप्शन डी ललितपुर जिला, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है और सबसे ज्यादा ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 को हुई थी। 1800 जो है 87 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1887 में। ठीक, और इसके बाद ये काशी विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय जो बनारस का है, इसकी स्थापना जो है 1916 को हुई थी। इसकी जो है 1916 को हुई थी। और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय मेरठ का है, इसकी जो है 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1965 की हुई थी। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय जो है 1921 को, इसकी स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय को की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, मांग पैदा करने के लिए जरूरत क्या है? मांग पैदा करने के लिए जरूरत क्या है, ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, 67वां क्वेश्चन। तो जो है मांग पैदा करने के लिए ऑप्शन ए है उत्पादन की जरूरत होती है, फिर दाम की जरूरत है, या फिर आय की जरूरत है, या फिर आयात की जरूरत होती है। तो दोस्तों मांग पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आय होती है। क्या होती है? मांग पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आय होती है। आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है। मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बात उपभोक्ता की आय ही है। आय के बढ़ने की जो क्रय शक्ति होती है बढ़ जाती है, अतः आय के बढ़ने घटने पर ही मांग घटती या बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हमने बताया आपको आय है। आय के अनुसार ही मांग बढ़ती या घटती है। नेक्स्ट दोस्तों, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? जो दाद की बीमारी होती है ये किस प्रकार की होती है? जो बैक्टीरियल होती है, फिर प्रोटोजोआ होती है, फिर वायरल होती है, या फिर फंगल होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो दांत की बीमारी होती है ट्राइफोक्टॉन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक यानी कि फंगल से होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना क्या जो है कोबरा उत्तर प्रदेश का है, या फिर रामगुंडम तमिलनाडु का है, या फिर तलचर आंध्र प्रदेश का, या फिर कावास गुजरात का है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उत्तर जो है कोबरा ताप विद्युत जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कोबरा ताप जो है ये छत्तीसगढ़ का है। जबकि रामगुंडम सुपर ताप विद्युत ग्रह वर्तमान में तेलंगाना का है। तेलंगाना, जबकि तात्कालिक था आंध्र प्रदेश था राज्य में था। और तलचर ताप विद्युत ग्रह उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य का है। जबकि कनवास ताप विद्युत ग्रह गुजरात का है। ठीक, ताप विद्युत ग्रह कहाँ का है? ये गुजरात का है। अगला दोस्तों, किस नदी को, इसका ऑप्शन आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट, तो किस नदी को बांग्लादेशी में पद्मा नदी से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? झेलम, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर सिंधु? तो इसका सही जवाब क्या है? गंगा हरिद्वार में जो है पर्वतीय पठार को छोड़कर मैदानी गंगा में प्रवेश करती है। बांग्ला में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को ही जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी जो जो लंबाई पूछता है तो 2525 किलोमीटर बताई गई है। 2525 किलोमीटर बताई गई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है ये, जो है गंगा नदी। नेक्स्ट है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी है प्रोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है हाइड्रो हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों लिम्नोलॉजी को सौर विज्ञान भी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी जो है ये झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी भी कहा जाता है।
इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियां और जहाँ पर नम यानी कि आर्द्र भूमियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस सिख गुरु ने सेवम को सच्चा बादशाह कहा? किस सिख गुरु ने सेवम को सच्चा बादशाह कहा? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो किसने खुद को सच्चा बादशाह कहा? गुरु अर्जुन देव ने कहा। किसने कहा? गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और इन्होंने 1606 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरेशियन कौन था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स विकल्स, ऑप्शन डी है जेम्स प्रोस। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या है? भगवत गीता का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरेनियन चार्ल्स विकल्स था। कौन सा था? यूरेनियन चार्ल्स विकल्स। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक। और इसका जो है प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? क्वेश्चन फिर से देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? किसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? ठीक। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है मैकार्टनी, ऑप्शन बी है एलिस्टोन, ऑप्शन सी है थॉमस मुनरो, या फिर ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो ने, किसने? थॉमस मुनरो द्वारा स्थापित की गई थी। यह मद्रास और बॉम्बे क्षेत्रों के साथ साथ असम और गुर्क क्षेत्रों के लिए अधिक प्रचलित हुई। इस प्रणाली में सरकार किसानों से सीधे कर को वसूलता था, बीच में कोई नहीं होता, जो है कोई नहीं होता था। ये सरकार सीधा किसानों से कर वसूलती थी, बिचौलिया कोई नहीं होता था। नेक्स्ट आपकी है दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 75। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा हमारी संकल्पना है? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। तो किस राज्य की जो है आदर्श लाइन है या आदर्श वाक्य है? ये उड़ीसा पुलिस, या फिर राजस्थान पुलिस, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर हरियाणा पुलिस? तो किसका जो है ये आदर्श वाक्य है? तो आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का है। अपने उत्तर प्रदेश का ये जो है आदर्श वाक्य है, सुरक्षा हमारी संकल्पना, सुरक्षा आपकी संकल्पना हमारा है। और इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। और उड़ीसा का आदर्श वाक्य वी सर्व एंड प्रोटेक्ट है, जबकि राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य सेवार्थ कटिबद्धता, तथा हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, और जो है अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।